रीचेबल है। तो ये क्या है, दूसरा चीज है, ये नॉलेज लेके हम भी दूसरा जगह रेप्लिकेट भी कर सकता है, उसका रीचेबल भी कर सकता है। तो ये हमारा सीरीज ऑफ वेबिनार चल रहा है। तो इस बार मैं थैंक यू दे सकता बायफ को। तो इस बार बायफ इनिशिएटिव लिया जो उसका क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर है। आज का दिन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर भी इसका पार्ट है। तो क्लाइमेट का साथ साथ क्लाइमेट भी चेंज भी हो रहा है, उसके साथ कैसे रेसिलेंस एग्रीकल्चर हम गांव लेवल में फार्मर तक हम काम कर सकता है, बायफ अच्छे से काम कर रहा है, उसका अनुभव हम लोग को बताएगा। तो हम कुछ नॉलेज शेयरिंग बाकी हमारा जो है स्टाफ के भी है, हमारा जो फील्ड में है, हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो सबको MPSTI के तरफ से सबको धन्यवाद इसके ज्वाइन करने के लिए, वेलकम भी है। बाकी लोग जो धीरे धीरे ज्वाइन करेगा, तो हम आशा कर रहा हूँ आज का जो वेबिनार सबके लिए फ्रूटफुल होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू एंड ओवर टू अभिषेक। Thank you, Tapas. So without losing any more seconds, we shall start with the webinar. आज का टॉपिक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है। बायफ ने इस पे एक प्रोजेक्ट किया था और उसमें उनका जो पिछले 3 साल का लर्निंग्स है बेसिकली आज वही उस पे शेयर करेंगे। और उसके बाद ये 3:15 तक मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन चलेगा और इसको हम लोग सुनेंगे, जो भी हमारे सवाल हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद आखिरी के आधे पौन घंटे हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो यू कैन कीप योर क्वेश्चंस विद यू एंड वी विल टेक इट अप लेटर। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा संतोष दीक्षित जी का और शैलेश भगत जी का कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट यू हैव टू शेयर विद अस। ओके, थैंक यू तापस सर, थैंक यू अभिजीत जी, और पूरी MPSDA की टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ये बायफ शायद लॉन्ग टाइम से अभी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली। और मुझे लग रहा है कि अभी टाइम वेस्ट करने के बजाय फिर हम लोग सीधा मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर लूं। हाँ सर। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? हेलो, ओके ओके। प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा बायफ के बारे में बताना चाहूंगा कि बायफ ऑलरेडी लगभग 15 स्टेट में काम करता है और मेजरली हम लोगों का जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है। और अगर MP की बात करें तो हम लोग 26 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। लगभग 48,000 फैमिलीज के साथ में हम लोगों का रीच है। और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को लेकर हम लोग यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेजर कोर एक्टिविटीज जो है हम लोगों की वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, लाइफ स्टॉक के ऊपर काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। और अभी फिलहाल में तो नए नए इंटरवेंशंस के ऊपर भी हम लोग मॉडल विलेज को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। समृद्ध विलेज के ऊपर भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बायफ का जो वर्क है तो ऑलरेडी 26 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और लगभग हम लोग 150 एम्प्लॉय के साथ में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं MP में। तो मेरे साथ में मेरे कलीग्स जी संतोष दीक्षित वो जुड़े हुए हैं। वो एक्चुअली एग्रीकल्चर थीमेटिक एक्सपर्ट है। हम लोगों के स्टेट लेवल पे वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और मेरा नाम शैलेश भगत है। एज ए एडिशनल CPC करके मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ। बेसिकली मैं नेटिव महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से अभी रिसेंटली मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है और मैं पूरे स्टेट को कोऑर्डिनेट करता हूँ, पूरे स्टेट के प्रोजेक्ट को मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो ये हो गया। तो बिफोर अभी मैं सीधा पॉइंट पे, मतलब हम लोगों का जो टॉपिक है आज का कि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। एक्चुअली क्लाइमेट के बारे में आप सब लोगों को पता ही है कि क्लाइमेट का जो है अभी बर्निंग इशू चल रहा है। तो ये इमर्जिंग भी इशू इसको बोल सकते हैं कि ये क्यों मतलब आगे बढ़ रहा है। तो ये अभी क्लाइमेट चेंज जो है तो अगर देखा जाए तो इज इमर्जिंग एज अ मेजर थ्रेट करके अभी बाहर आ रहा है। ये इसके ऊपर भी बाहर आ रहा है। दूसरी चीज लाइवलीहुड बेस के भी ऊपर रूरल कम्युनिटीज के ऊपर भी ये अफेक्ट कर रहा है। तो
इस चीज को लेकर अभी बहुत सारे जो है ग्लोबली इसके बारे में सोचा जा रहा है और बहुत सारे स्पॉन्सर से लेकर इवन गवर्नमेंट तक इसके बारे में सोच रही है। तो हम लोगों का भी एज सभी लोग जो हम लोग रूरल डेवलपमेंट काम करते हैं, तो हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग मेजर जो चीजें है जो है क्लाइमेट रेजिलेंट के बारे में लोगों को अवेयर करना और लोगों के पास में इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये मेजर इस वेबिनार के थ्रू आप लोगों के पास में मैसेज भेजने का एक प्रयास है, जो अभिजीत जी ने इनिशिएटिव किया है, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो अभी हम लोग अगर थ्योरेटिकली अगर जाते हैं तो इसमें दो चीजें अगर रखी है कि ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट जो है कि पूरा क्लाइमेट बेस्ड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोजेक्ट हमने बैतूल डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें उसमें आती है। अगर क्लाइमेट एक इतना ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है और इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसके ऊपर अगर शायद दिन कम 2 से 3 दिन का वर्कशॉप इसके ऊपर हो सकता है। तो लेकिन अभी सभी लोग आप सभी लोग पूरे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे हैं। तो किस तरह से प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया, किस तरह से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया, क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिक एरिया के क्या प्रॉब्लम्स थे और किस तरह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद में उसके पे शेयरिंग करना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा है कि ये शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों ने इस पीपीटी को फॉर्म किया है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर देखा जाए तो जस्ट संक्षिप्त में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज ये ऐसी चीज है कि क्लाइमेट प्लेस, तो मेजरली हम लोग इस चीज के बारे में बोल सकते हैं। और उसका प्राइमरी कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों बर्निंग इशू होते जा रहा है, इमर्जिंग इशू है। तो क्लाइमेट चेंज का मेजर जो कॉज है तो वो उसका वही है कि जो हम लोग सब लोग बोलते हैं कि उसका एमिशंस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा है। प्राइमरी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है उसका बेस ज्यादा है। एग्रीकल्चर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड दैट कॉज द क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीजें जो है तो ये हो रही है। इसमें अगर ये चीज देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज को अगर एकदम नजदीक से अगर फोकस करना है तो उसमें एक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स क्या है और उसमें पॉसिबल इम्पैक्ट क्या जा रहा है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो उसमें सबसे मेजर चीज जो आती है कि आप सब लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज को एकदम अगर ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे अगर सोचा जाए, तो मेजर चीज उसमें आती है कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है वो होता है सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का, वो होता है ड्रॉट। कि ड्रॉट जो है एक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स में प्राइमरी बेसिस पे आता है। उसमें पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है, तो जैसे ही ड्रॉट आता है तो सबसे पहले एक चीज होती है कि एक तो स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की ये होती है। उसके कारण दूसरा मेजर इम्पैक्ट ये होता है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल। उसके कारण क्या होता है कि क्रॉप में जो क्रॉप प्रोडक्शन में रिडक्शन आना, प्रोडक्टिविटी को कम होना, ये होता है। और बहुत ज्यादा सीवियर अगर ड्रॉट होता है तो उसमें बहुत सारा ये होता है कि लाइफ स्टॉक का जो है उसमें डेथ परसेंटेज, मोर्टेलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ फॉडर। तो ये होता है। दूसरा इसमें अगर एक्सपेक्टेड वेदर इवेंट में हम लोग दूसरा अगर हाइलाइट्स देखा जाए, दूसरा मेजर इश्यूज अगर देखा जाए, इम्पेक्टेड इवेंट्स अगर देखा जाए, तो वो है हेवी रेनफॉल। तो ड्रॉट के बाद में हेवी रेनफॉल जो है, जो हम सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको, कि अगर हम लोग पीछे देखा जाए तो सब लोगों ने इसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। तो मेजर अभी आपको भी सब लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हेवी रेनफॉल के कारण क्या चीजें होती है। तो हेवी रेनफॉल जब होता है तो सबसे पहले जो चीज होती है वो सॉइल के ऊपर इंपैक्ट करता है। वो तो सॉइल में इंपैक्ट करता है, मतलब क्या होता है कि सॉइल इरोजन सबसे पहले ये होता है। उसके कारण क्या होता है कि सॉइल इरोजन हो गया तो प्रोडक्टिविटी, जो फर्टाइल सॉइल है वो बह के जाती है, तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी रिड्यूस होती है। तो ये मेजर चीजें उसमें होती है। दूसरी चीज कि अगर रेनफॉल ज्यादा हो गया तो तुरंत क्या होता है कि इन्फेस्टेशन जो होता है, पेस्ट और इंसेक्ट के जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाते हैं। तीसरा अगर देखा जाए कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है।
तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है कि ज्यादा रेनफॉल होते हैं तो ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता है कि फीवर से लेकर डेंगू तक ये बहुत सारी चीजें जो होती है डिसीजेस की जो है वो स्प्रेड होते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं हेवी रेनफॉल में मैक्सिमम लेवल पे या फिर कम या ज्यादा मात्रा में डैमेज होते हैं। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल। और तीसरा अगर देखा जाए कि तीसरा मेजर एक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स क्या है, तो ये भी होता है कि बहुत जगह पे मानसून डिले हो जाता है। तो डिले मानसून होने के कारण सीधा सीधा इम्पैक्ट ये हो जाता है कि हम लोग सोविंग में डिले करना पड़ता है, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग सीधा सीधा डिले हो जाता है। तो उसके कारण प्रोडक्शन जो होता है, मेजरली ये सब चीजें खरीफ में आती है, तो खरीफ में क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो फॉडर में स्कैरसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लाइव स्टॉक के ऊपर आता है, और लाइव स्टॉक का इम्पैक्ट आता है मतलब मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें जो होती है ये होती है। और अगर खरीफ में इम्पैक्ट आ गया बिकॉज ऑफ द डिले इन मानसून, तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट करता है रबी क्रॉप के ऊपर, तो रबी क्रॉप भी डिले हो जाता है और उसका भी प्रोडक्टिविटी और बाकी सोइंग परसेंटेज जो होते हैं वो भी कम ज्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं। तो ये चीजें होती है। और तीसरा अगर हम लोग चौथा अगर हम लोग देखा जाए तो ड्राई स्पेल का आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश शुरू हो जाती है, उसके बाद में लोग सोइंग करते थे, मैक्सिमम लोग सोइंग करते हैं, फिर बाद में ड्राई स्पेल आ जाता है, उसको बोलते हैं कि इंटरमिटेंट ड्राई स्पेल। तो अगर ये इंटरमिटेंट ड्राई स्पेल आ गया तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों को एक तो क्या करना पड़ता है कि दूसरी बार फिर से सोइंग करना पड़ता है। तो सीड कॉस्ट और बाकी का जो इनपुट कॉस्ट है वो ऑल ऊपर उनका रिडक्शन हो जाता है और क्रॉप लॉस हो जाते हैं। ये भी है। और टेम्परेचर के बाद कि वेदर इवेंट में, एक्सपेक्टेड वेदर इवेंट में टेम्परेचर इंक्रीज का जो है, जहाँ पे बोलते हैं कि हीट वेव्स के बारे में बोला जाता है, तो इसमें अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, अचानक से बारिश आ गई उसके बाद में फिर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो सबसे पहले इम्पैक्ट उसमें कहाँ पे जाता है कि एक तो इवेपोट्रांसपिरेशन जो होते हैं कि वो बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है कि फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज में क्रॉप के ऊपर इफेक्ट हो जाता है और वो पूरा शेडिंग स्टार्ट होता है, ज्यादा शेडिंग आ जाती है, ये भी होता है। और लाइव स्टॉक में अगर मेजरली देखा जाए, क्योंकि एमपी में मेजर स्मॉल रूमिनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्राइबल फैमिलीज डिपेंड है, तो हम लोगों को ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज वो होता है तो मोर्टेलिटी स्मॉल रूमिनेंट्स की बढ़ जाती है, ये भी होता है। तो ये सब चीजें जो है, और इवन ये भी देखा गया है कि फायर आउट ब्रेक इन फॉरेस्ट एरिया, ये भी चीजें ये ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। और इसमें अगर एक्सपेक्टेड वेदर आउटकम्स में वेदर इवेंट्स में नेक्स्ट है कि हेलस्टॉर्म, जो शायद 2018-19 में बैतूल में ऑडिट एक्सपीरियंस हमने किया था, इसी प्रोजेक्ट को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे उस वक्त की बात बोल रहे थे कि हेलस्टॉर्म का जो है, हेलस्टॉर्म डायरेक्टली क्रॉप को डैमेज करता है और लाइवस्टॉक की मोर्टेलिटी को बढ़ाता है, ये चीजें होती है कि। और बाद में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कई जगह पे फ्रॉस्ट भी आता है, जहाँ पे फ्रॉस्ट जो है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉप डैमेज और रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड के ऊपर होता है। तो मेरा ओवरऑल ये चीज को आपको बताना ये था कि एक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स क्या चीजें आ रही है, ये सब चीजें जो होती है कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट के पैरामीटर्स है जो क्लाइमेट चेंज को मेंशन किया, ये कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके पॉसिबल इम्पैक्ट जो है इतने ज्यादा है कि इतना उसका इम्पैक्ट होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बार बोलते हैं कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई, क्यों रिड्यूस हो गई, उसके पीछे क्या है, कॉस्ट इनपुट ज्यादा बढ़ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो मेजर रोल जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो मेजर रोल जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी और क्रॉप एनहांसमेंट के लिए, वो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो ये हो रहे पैरामीटर जो हो रहे हैं, वही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल मुझे आपको बताना था कि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर क्या चीज है। तो अभी इसमें दो चीजें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसके ऊपर ऑप्शंस क्या है। ये तो प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट चेंज के बारे में, हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, और तो हम लोगों को एज अ डेवलपमेंट एजेंसी कम्युनिटी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ओवरऑल हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हम लोगों को कौन सी चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, तो हम लोगों के पास में कौन से ऐसे ऑप्शंस है कि जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो मेजर चीज ये है कि इस दोनों को, क्लाइमेट चेंज को अगर हम लोगों को कहीं ना कहीं अगर रोकना है या फिर कुछ करना है इसके बारे में, इसके सॉल्यूशंस के बारे में अगर सोचना है,
तो दो चीजें मेजरली फोकस होती है, एक तो मिटिगेशंस और दूसरा है एडॉप्टेशंस। तो मिटिगेशंस में ऑब्वियसली कि जो चीजें ऑलरेडी हो रही है, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, उसको हम लोगों को मिटिगेट करना पड़ेगा। मतलब उसका रिडक्शन जो है, एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस चीजों को हमको आइडेंटिफाइड करके और जो रिलेटेड रिसोर्सेज जो है उसका यूज करके हम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट करें, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है, जो मिटिगेशंस में आता है। दूसरा जो आता है कि जिसके बारे में मैंने बोला कि एडॉप्टेशंस, तो बड़े लेवल पे क्या एडॉप्टेशंस हो सकता है कि ताकि हम लोग उसको मतलब बोल सके कि जो भी मतलब एक्सप्लॉइट हो रहा है, बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना है, तो वो सब चीजें जो है उसको अगर हम लोगों को करना है तो एडॉप्टेशंस और मिटिगेशन से दोनों चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो थ्रू आउट द पीपीटी में आप जैसे देखोगे प्रेजेंटेशंस में, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को रिलेवेंट लगेंगी कि हम लोगों ने कई जगह पे बहुत सारी लेवल पे बहुत सारी इंटरवेंशंस है जो मिटिगेशन लेवल पे हमने किए थे, और बहुत सारी इंटरवेंशंस ऐसे हैं कि जो हम लोग एडॉप्टेशंस बेसिस पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेजर चीज अगर देखी जाए मिटिगेशन मेजर्स में, आप कौन से चीजों को एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये हम लोग स्पेसिफिक अगर प्रोग्राम के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों का बस एक ही प्रयास है कि हमने जो प्रोग्राम को एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह से हमने ये बायप का एमपी में पहला प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने रिसर्च बेस इसको किया है। बिसा जो है बोरलॉग सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उनके साथ में मिलकर हमने ये किया था, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था। एज अ रिसर्च बेस्ड इस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके गए थे, और हम लोगों ने 3 ब्लॉक यहाँ पे फोकस किए थे, जो चिचोली, शाहपुर और गोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हम लोगों ने किया है। तो ये प्रोजेक्ट एरिया था हम लोगों का, और जो प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स फील्ड में क्या थे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फील्ड में हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किए थे कि प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ पे, मतलब किस तरह से लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स था कि मानसून का डिले होना, वो अनइवन रेनफॉल, वो भी है, ड्राई स्पेल को बढ़ना, वो भी चीजें थी, हायर रेनफॉल इंटेंसिटी, ये भी चीजें थी, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ज्यादा मतलब दिन ब दिन नीचे जा रहा है, ये आप सब लोगों को पता है, उसका भी था। और विंटर और समर सीजन का टेम्परेचर के कारण जो ड्यूरेशन जो इंक्रीज हो रहा है, ये भी मेजर प्रॉब्लम्स जो थे स्पेसिफिक एरिया में हम लोगों को आइडेंटिफाइड हुए थे, जो नीड असेसमेंट और जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भी उनका एक्सपीरियंस था, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे और तीसरा एक चीज हम लोगों को देखने को मिला था कि लो क्वालिटी सीड का जो है, मतलब ये रिलेटेड हाँ, रिलेटेड जो था कि जो भी मतलब सीड और फर्टिलाइजर के ऊपर जो था, वहां पे हाई एप्लीकेशंस जो है उस चीज का हो रहा था कि लोगों को पता नहीं है कि प्रॉपरली कितना डोज उसका यूज करना चाहिए, कितना रिकमेंडेड डोज वहां पे डालना चाहिए, बहुत सारी चीजें थी कि जो रिलेटेड जो थी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा था। उसके बाद में एग्रीकल्चर के जो लो कॉस्ट प्रैक्टिसेस जिसके बारे में बोलते हैं, उसका अवेयरनेस लोगों के पास में कम था, ऑलमोस्ट लोगों के पास में कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फार्मर्स, उन लोगों को ये सब चीजें पता नहीं है। और दूसरी चीज कि लोग परेशान इसलिए थे क्योंकि इंसेक्ट और पेस्ट इंसिडेंट्स उनके क्रॉप के ऊपर बहुत ज्यादा था, और वाटर यूज इफिशियंसी उन लोगों को पता नहीं थी। जिनके पास में पानी था तो उसका इफिशियंसी किस तरह से करना चाहिए वो पता नहीं था। जहाँ पे पानी नहीं है तो उस तरह के कौन से क्रॉप लेना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है क्रॉप प्लानिंग जो थी कि एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और उसका वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या करना चाहिए, इस तरीके की सोच उस एरिया में नहीं थी जो रिलेटेड था क्लाइमेट के बारे में। और साथ में अगर हम लोग लाइफ स्टॉक की बात करेंगे तो ऑलरेडी लाइफ स्टॉक की एक कोर थिंग्स होती है गांव के लेवल पे, जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम होता है थ्रू लाइफ स्टॉक। तो और कुछ लोगों के लिए मेजर ऑक्यूपेशंस भी होता है लाइफ स्टॉक के बेसिस पे, तो वो भी था कि वहां पे बारिश और बाकी सब चीजें हैं, लोगों का अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए ग्रीन फॉडर अगर नहीं है, तो ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऑलमोस्ट मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो
हो रहा था। और दूसरी चीज की जो ऑलरेडी बायफ में उसमें बायफ ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो बहुत सारी चीजों में जहाँ पे इम्प्रूव ब्रीड का जो था कि मतलब सही है कि वो जो लोकल ब्रीड का ही इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था और लोकल ब्रीड से प्रोडक्टिविटी कम और रेयरिंग प्रैक्टिसेस और रेयरिंग के लिए जो खर्चा उनको लग रहा है वो ऑलमोस्ट उतना ही था। तो ऐसे चीजों में इम्प्रूव ब्रीड को प्रमोट करना वहां पे जरूरी था विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक जो चीजें थी, तो वो सब चीजों को लेकर। तो ये ओवरऑल वहां पे मतलब उस एरिया के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है वो थे। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने फिर ये किया कि हम लोग किस तरह से उसका अप्रोच करें, मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है क्लाइमेट रेजिलेंट का, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग किस तरह से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मतलब हम लोगों के सामने ये था, मतलब इशू था कि किस तरह से हम लोग इसको करें। तो एक चैलेंज भी था। तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना था कि हम लोगों का अप्रोच कैसा रहे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने का, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा हो सकता है कि ताकि लोग ज्यादा लेवल पे भी और कम लेवल पे भी लोगों को टेक्नोलॉजी भी दिखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस भी फैलाई जाए। तो ये दोनों चीजें मेजर थी हम लोगों के पास में। तो इसलिए हमने मेजर इसमें दो चीजों के बारे में सोचा था। और तीसरी चीज हमारे लिए चैलेंज था कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पोस्ट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी का क्या प्लान है, पोस्ट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी को लेकर हम लोग कैसे जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या, क्योंकि ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें। तो ये 3-4 चीजों के ऊपर फिर हमने फोकस किया। और यहाँ पे जो बहुत अच्छा अप्रोच हमने यहाँ पे रखा था कि वो रखा है कि चैंपियन और सुपर चैंपियन, मतलब एक तो पूरा प्रोग्राम जो है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा मेन कंट्रीब्यूटर अगर कोई है तो वो वुमेन्स होती है गांव में। और क्योंकि वो भले ही मतलब वो हाईलाइट में नहीं आती है या फिर वो पता नहीं चलता है कि वुमेन्स का है, लेकिन वुमेन्स को बहुत ज्यादा वुमेन्स अवेयर होती है। इवन यहाँ पे देखा गया है कि ट्राइबल बेल्ट में वुमेन्स का ज्यादा रोल एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। तो हम लोगों ने फोकस ये किया कि क्यों ना हम लोग वुमन सेंट्रिक लेकर ही प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। तो पहला स्टेप हमने ये उठाया कि वुमन सेंट्रिक को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़े। उसमें से फिर हमने बाइफरकेट किया कि जहाँ पे चैंपियन और सुपर चैंपियन जो वुमेन्स है, इन लोगों को आइडेंटिफाइड किया, उनके कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रखे गए, उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाइड किया। और एक इन लोगों का एक विलेज क्लाइमेट मैनेजमेंट कमेटी में इन लोगों को लाया गया और इन लोगों की कमेटी फॉर्म की गई। और इसका बेस यही था कि विलेज क्लाइमेट मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू 375 जो हमने ओवरऑल ब्लॉक में हमने जिस महिलाओं का सिलेक्शन किया गया था, उन्हीं के यहाँ पे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो अलग अलग इंटरवेंशन है, अलग अलग एक्टिविटीज है, उन लोगों का पूरा मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन वहीं पे हो। और वहां पे होने के बाद में उसकी एडोप्टेबिलिटी और उसके जो इम्पैक्ट है बाकी लोग उसको देखें और समझे, और फिर बाद में उसका एडोप्शन लेवल पे लोगों के लिए आगे बढ़ाए। तो ये हम लोगों का मेजर उसमें फोकस था। और तीसरी चीज हमने देखा कि वहां पे मेजर क्रॉप जो थे कि बैतूल में मेजर क्रॉप वही है सोयाबीन, पैडी, व्हीट, चिकपी और वेजिटेबल्स। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि इस क्रॉप का प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाना जरूरी था। कौन से वेराइटीज का स्टडी करना बहुत जरूरी था कि कौन से वेराइटीज कितने सालों से चल रही है, कौन से वेराइटीज का क्या रजिस्टेंट वेराइटीज कौन सी है, किस तरह से रजिस्टिविटी यहाँ पे होती है। ये सब चीजों का हम लोगों को स्टडी करना और उसको कंसीडर करना, क्रॉपिंग सिस्टम में लाना उस वेराइटी को। तो ये हम लोगों के लिए मेजर फोकस था। और हमने एज ए इम्पैक्ट बेस के लिए 5% जो ओवरऑल फैमिलीज थी उसका बेसलाइन सर्वे भी किया प्रॉपरली इंडिविजुअल बेसिस पे जाकर। और उसी के बेस पर फिर हमने पी डेवलपमेंट और पोस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज को किस तरह से हम लोग आगे लेके जाए उसके बारे में यहाँ पे सोचा गया था। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये जस्ट स्लाइड इसलिए डाली गई है क्योंकि ये जस्ट फॉर रेनफॉल डाटा है कि मतलब 2016 से लेकर 2019 तक का रेनफॉल में क्या चेंजेस हुए हैं। तो किस तरह से मतलब अनइवन रेनफॉल बोलते हैं, स्कैंटी रेनफॉल बोल रहे हैं हम लोग, किस तरह से रेनफॉल के परसेंटेज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इसमें इरेगुलरिटी आप लोगों को बिल्कुल दिखाई देंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल किस तरह से अनइवन रेनफॉल यहाँ पे दिखाई दिया गया था। तो ये भी था कि उस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना या फिर एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न में उस तरीके की वेराइटी को इंट्रोड्यूस करना या फिर उस तरह के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस लोगों तक पहुंचाना, ये मेजर चैलेंज हमारे लिए
था रिलेटेड टू दैट रेनफॉल इज द मेजर क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेजर ये फोकस किया गया था, जो विजिबल दिख रहा था वो। उसके बाद में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट के डिफाइन किए। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव में ये किया कि हम लोगों को पहले ये तो करना पड़ेगा कि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी किसान है, गांव के जितने भी किसान हैं, वुमन से लेकर तो जो मेल और वुमन फार्मर जो है, उन लोगों का कैपेसिटी बिल्डअप करना, वो मेजर थिंग थी कि जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की नहीं होंगी, जब तक लोगों के दिमाग में क्लाइमेट चेंज फिट नहीं होगा, तब तक वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये चीजें थी। तो हम लोगों ने मेजर जो ऑब्जेक्टिव में ही हमने लिया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स को हमको करना है। और तीसरा ये था कि ये सब चीजें जो है, इसको हम लोग अगर एक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या इंटरवेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? तो डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका फार्म प्रोडक्शन को सस्टेन करना, उसको इनकम को सस्टेन करना, ये हम लोगों का तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का था। तो ये 3 चीजें थी। और साथ में मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग जो मेजर डेमोन्स्ट्रेशंस, मेजर इंटरवेंशंस जो थे कि करना था, तो वो हम लोग चैंपियन और सुपर चैंपियन फार्मर्स के यहाँ पे हम लोग करने जा रहे थे। लेकिन उसका जो क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है, वो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स के यहाँ पे पहुंचे। उसके लिए हमारे पास में स्ट्रेटेजी क्या रहेंगे, तो वो भी हमने ऑब्जेक्टिव में डाला था कि एडॉप्शन ऑफ सीएसए टेक्नोलॉजीज टू द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, वो डाला था। और ये फिर हम लोगों ने क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है कि एक क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस में क्या क्या चीजों को लेकर हम लोग जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ये पूरा प्रोग्राम जो है क्लाइमेट रिलेटेड हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा इस चीजों को कि उसमें मेजर चीज थी कि एक तो हम लोगों को फोकस, पहला चीज ये फोकस करना था कि वेदर स्मार्ट चीजें क्या है, वेदर स्मार्ट रिलेटेड क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मेजर चीज कि एक तो ये है कि सीजनल वेदर फोरकास्ट जो है, जिसको बोलते हैं कि लोगों को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे मतलब लोगों के पास में वो इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी था कि क्रॉप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो या फिर लाइफ स्टॉक रेयरिंग मैनेजमेंट रिलेटेड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हो, इंफॉर्मेशन हो, लोगों के पास में कैसे पहुंचे। तो ये हम लोगों के था। तो इसलिए एग्रो एडवाइजरी बेस हो गया या फिर जो बोलते हैं हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस या फिर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जैसी चीजें जो है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे वेदर स्मार्ट एक्टिविटीज में हमने उसको डाली थी। दूसरी चीज थी कि वाटर स्मार्ट के बारे में दूसरा हमने कंपोनेंट पकड़ा था कि वाटर स्मार्ट में हम लोग क्या करें। तो एक तो ये था कि एक्वाफर रिचार्ज होना चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में हम लोगों के बारे में हम लोगों को सोचना जरूरी था। दूसरी चीज कि जो भी पानी गिर रहा है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से हो, ये भी चीजें थी। और तीसरी चीज ये थी कि कम्युनिटी मैनेजमेंट जो है वो मतलब वाटर मैनेजमेंट कमिटी और वाटर बजटिंग किस तरह से गांव में बढ़े, वो उसके बारे में था। और तीसरा था कि इंस्टीट्यूट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के साथ में और फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट किस तरह से जाए। तो पैरेलल दोनों चीजों को लेकर हमने वाटर स्मार्ट में हमने कुछ इंटरवेंशंस यहाँ पे डाले थे। और तीसरा था कि कार्बन स्मार्ट में क्या करना है, कार्बन रिडक्शन अगर करना है ये सब का, आप लोगों को जैसे पहले ही बोला था कि ये ज्यादा इमिशन है, इसको कम करने के लिए क्या चीजें की जाए। तो मेजर फोकस हम लोगों का था कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जाए और जो भी है कि जो भी मतलब ट्रेडिशनल टिलेज प्रैक्टिसेस जो है उसका प्रॉपर ये किया जाए, लैंड यूज सिस्टम्स बढ़ाया जाए। और तीसरा चौथा था कि लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में ज्यादातर लोगों को अवेयर किया जाए। ये थी। नाइट्रोजन स्मार्ट में हम लोगों ने मेजर फोकस किया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, और साइट स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि मतलब ब्रॉड व्यू में हम लोग गए, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, जो भी फर्टिलाइजर लोग अप्लाई कर रहे हैं क्या वो सॉइल हेल्थ कार्ड या फिर जो भी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है उसके बेसिस पे उसका एप्लीकेशन हो रहा है क्या, और उसके सही में उनके स्पेसिफिक लैंड में उतने न्यूट्रिएंट की जरूरत है क्या। तो ये चीजों को करने के लिए हमने नाइट्रोजन स्मार्ट जो एक्टिविटीज थी उसको प्रमोट किया गया था। और तीसरा मेजर था कि एनर्जी बेस्ड एनर्जी स्मार्ट क्या है, मतलब अगर एनर्जी को हम लोग करना है तो ऑफकोर्स इसमें आप सब लोग भी अवेयर है कि इसमें मेजर चीज होती है कि सोलर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, सोलर रिलेटेड जो भी मतलब इक्विपमेंट्स है उसको गांव में ज्यादा लेवल पे
प्रमोट किया जाए वो भी होता है, जिसमें हमने कई जगह पे हमने बायोगैस का भी किया था। तो बायोगैस में भी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड लेवल पे हम लोग उसको लेके गए थे। तो बायोगैस में जो स्लरी जाएंगी, जो भी काउ डंग जाता है स्लरी जाएंगी, स्लरी से फिर जो भी मतलब फर्मेंटेड जो भी मटेरियल निकलेगा बाहर तो उसका कंपोस्ट बनेगा, और कंपोस्ट जो है फिर से फर्टिलाइजर बन के खेत में जाएगा। इसलिए वो इरेजा करके कॉन्सेप्ट हमने रखा था, उसके बेसिस पे हमने वहां पे इंट्रोड्यूस भी किया है। और साथ में रेसिड्यू मैनेजमेंट का मेजर पोर्शन था कि बहुत ज्यादा बर्निंग, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का इशू ज्यादातर लेवल पे हमको गांव लेवल पे दिखाई देता है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में उसको प्रॉपरली उसका कंपोस्ट में किस तरह से कन्वर्ट करे, और मिनिमम टिलेज के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे। तो ये एनर्जी स्मार्ट में था। और ऑफकोर्स और लास्ट में जो था कि नॉलेज बेस्ड, नॉलेज स्मार्ट चीजें जो थी कि एक तो सबसे पहले है कि फार्मर्स का लर्निंग जो है तो वो लर्निंग टू लर्निंग होना चाहिए। जो भी चीजें अच्छी प्रैक्टिसेस जो है वो ज्यादातर लोगों के पास में पहुंचे, वो भी था। दूसरी चीज की एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है वो फार्मर्स बेस्ड नेटवर्क हमने फॉर्म करने की वहां पे कोशिश की। और तीसरी चीज की सीड और फॉडर जो है, जहाँ पे हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर लोकली सीड लोगों को अवेलेबल कैसे हो, तो उसमें हम लोग सीड और फॉडर बैंक के बारे में हमने कॉन्सेप्ट वहां पे रखा। और मार्केट इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचे ताकि वो प्रॉपर मार्केट प्राइस को फेच कर पाए, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया था। और ऑफ रिस्क मैनेजमेंट किया गया थ्रू किचन गार्डन और बाकी सब चीजों के ऊपर। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट, तो ओवरऑल ये सब चीजों को लेकर हमने ये कॉन्सेप्ट रखा था कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज क्या रहेगा। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट जो था एक ऐसा सोच कर चले थे कि इस सब चीजों को लेकर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि गांव पूरा क्लाइमेट स्मार्ट बेसिस पे हम लोग इसको ले सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। इसके बाद में मैं मेरे जो सहकारी फ्रेंड्स है दीक्षित जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे का जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जो स्ट्रेटेजी थी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे नए नए इंटरवेंशन जो हमने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किए थे उसका क्या इम्पैक्ट आया और क्या कितना लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, इसके बारे में मैं दीक्षित जी को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थैंक यू भगत सर। और MPSDI सभी पार्टनर लोगों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और अभी जैसे कि आपने स्मार्ट एग्रीकल्चर विलेज की जो अभी भगत सर ने अवधारणा बताई थी कि हम क्या क्या क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो ये की इंटरवेंशंस जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के 3 ब्लॉक में हम लोगों ने यहाँ किए थे, तो सेम चीजें हैं। जैसे स्पेसिफिक कुछ एक्टिविटी है, जैसे वेदर स्मार्ट में जो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी सर्विस, क्रॉप इंश्योरेंस और क्लाइमेट स्मार्ट हाउसिंग फॉर लाइव स्टॉक के लिए। तो वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी के लिए हम लोगों में ये जो 3 ब्लॉक में 25 कमेटियां हमारी VCMC बनी हुई थी, जिसमें कि 1 चैंपियन और 14 सुपर चैंपियन फार्मर थे। तो हम लोगों ने जो है साउंड सिस्टम यानी लाउड स्पीकर जो है उस गांव में ही लगा दिए थे कि, और इफ्को से हम लोगों ने संपर्क किया था कि जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, लाइव स्टॉक रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड, वेदर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज उस पे आते थे, तो एक तो SMS के माध्यम से डायरेक्ट फोन पे आता था, और गांव में हमारे चैंपियन और सुपर चैंपियन के मोबाइल पे वो आती थी, और उसको हम लोगों ने साउंड सिस्टम से जोड़ दिया था कि पूरे गांव के लोग उस चीज को सुन सकें। क्रॉप इंश्योरेंस आप जानते ही हैं कि जैसे मौसम में अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित है कि या तो हाई रेनफॉल होगा या ड्राउट होगा या डिजीज आएगा, जिसके कारण से हमारी क्रॉप डैमेज होती थी। उस फसल की भरपाई के लिए कि किसान का बहुत ज्यादा लॉसेस ना हो, तो कुछ किसानों को हम लोगों ने जो है क्रॉप इंश्योरेंस से जोड़ा और उनको क्लेम भी मिला। क्लाइमेट स्मार्ट हाउसिंग, ये जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, अभी जनरली क्या करते थे कि जानवरों को, पशुओं को लोग खुले में बांधते थे, खुले में डलिया में उनको या बोरे के ऊपर खाना मतलब उनको चारा दाना ये सब देते थे। तो जिससे जब वो डलिया में या बोरे पे चारा दाना देंगे तो निश्चित है कि जो उनकी चुनी खली है और चारा है वो वेस्टेज होता था। दूसरी चीज, अगर जहाँ मवेशी या पशु बांधा जा रहा है नीचे अगर कीचड़ होगा तो निश्चित है कि डिजीज उसमें आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट से क्या किया था कि फ्लोर और नाद, 2 चीज के लिए हम प्रोजेक्ट, और ग्रीन नेट, 3 चीज के लिए हम प्रोजेक्ट से सपोर्ट करते थे फार्मर को। बाकी फार्मर अपना पैसा लगा के उसको जो है
नाद बना लिया और फ्लोर कर लिया, ग्रीन नेट लगा लिया, जिससे उसके जानवर को, इसमें दो चीजें हैं। ग्रीन नेट से सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हीट स्ट्रेस आएगा गर्मी के समय में, तो हीट स्ट्रेस से वो बचाता है, लू से बचाता है। दूसरी चीज, जो कीचड़ होता था जमीन के अंदर, तो वो बीमारियों से पशु को बचता था और उसका फाडर जो है, फीड उसका बचता था, तो जिससे कि एनिमल का रोग में भी कमी आई है, उनका हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है। जब हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा तो निश्चित है कि उनके प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो या उसका। सेकंड है सीड ब्रीड और स्मार्ट इंटरवेंशन पे। तो इसमें जो है इम्प्रूव्ड लाइफ स्टॉक, जिसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से इम्प्रूव्ड ब्रीड, जैसे ज्यादातर गिर और साहिवाल जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, उस ब्रीड को हम लोगों ने इस क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट में ज्यादातर प्रमोट किया कि वो यहाँ की, भारत की ये प्रजातियां हैं और यहाँ के मौसम में अच्छे से ये जो है सरवाइव कर जाएंगी। हाई यील्डिंग वैरायटी और इम्प्रूव्ड सीड वैरायटी। अभी जनरली क्या होता था कि किसान जो है, जो उसके पास ट्रेडिशनल सीड होता था उसको वो बोता है, खासकर ये ट्राइबल एरिया में। तो हम लोगों ने इसके लिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, इम्प्रूव सीड है, उसको इंट्रोड्यूस किया। कार्बन स्मार्ट में जो है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के माध्यम से हम चल ही रहे हैं। दूसरा अजोला प्रोडक्शन, जहाँ पानी की कमी है या बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोगों ने जो चैंपियन और सुपर चैंपियन के यहाँ अजोला की यूनिट जो है तैयार किए। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हरे चारे की पूर्ति खासकर गर्मी के समय में अजोला के माध्यम से हुआ। जैसा कि सबने बताया, इरेसा जो बायोगैस मॉडल है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इस पे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे बांसपुर में है, बरेठा में है, यहाँ पे तो हमारी 2 VCMC जो कमेटियां हैं, वो जैसे आपका निमास्त्र हो गया, जीवामृत हो गया, 10 पर्णी हो गया। और निमास्त्र तो ये प्रूफ है कि जो भी सकिंग पेस्ट है, थ्रिप्स है, उसके लिए निमास्त्र आपके लिए रामबाण है, तो जिसमें उनका केमिकल पेस्टिसाइड का जो कास्ट है वो बचा। दूसरी चीज, जो ग्रेन इनका टॉक्सिक हो जाता था वो बचा। तीसरी चीज, इन्वायरमेंट में जो पेस्टिसाइड के जो धूल और कण होते हैं और पानी जो खराब होता है, उस चीज से सेफ हुआ। न्यूट्रिशन स्मार्ट में वर्मी कंपोस्ट को ज्यादातर प्रमोट किया गया। इसके बाद उनका सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट में जो रिकमेंडेड डोज है उतना डालिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई किसान कोई भी फसल लेगा, वो सब फसल में वो डीएपी उसका कॉमन हो गया है, उठाएगा डीएपी, या कुछ एसएसपी डालेंगे तो वो डालते रहेंगे, या नाइट्रोजन जितना नहीं चाहिए पौधे को तो भी वो नाइट्रोजन देते हैं। उनके दिमाग में ये है कि नाइट्रोजन से हमारी पैदावार बढ़ेगी। अगर एक लिमिट से ऊपर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि उसमें जो है फंगस बीमारी बढ़ने के चांसेस होते हैं। वाटर स्मार्ट में जो है, जैसे फार्म पॉइंट बना गया और एग्जिस्टिंग वेल की डीपनिंग कराई गई। आप देखेंगे कि 2018 में 500 मिलीमीटर के आसपास बारिश थी। ऐसी कंडीशन में फार्मर का ऐसा कहना था कि भाई हम गेहूं की क्रॉप तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दिसंबर तक ही पानी रहेगा, उसके बाद फिर पानी नहीं रहेगा। उनका कुआं या बोरवेल में पानी कम आ रहा था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो है केवीके से या संपर्क करके जो है MP 3336 जो व्हीट की वैरायटी है, ये हीट रेसिस्टेंट वैरायटी है, जो कि ताप को, गर्मी को सहन करती है। और सिर्फ 2 पानी में, आगे आप देखेंगे उसकी यील्ड और परफॉर्मेंस, तो 2 पानी में बहुत अच्छा, लगभग 36 कुंटल के आसपास उसका एवरेज प्रोडक्शन रहा है पर हेक्टेयर। और जिस किसान के पास पानी था उसमें तो 45 कुंटल पर हेक्टेयर गई है। तो ये जो, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात जहाँ करेंगे वहाँ वैरायटी का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज, यहाँ चने में अगर हम बात करें तो विल्ट ज्यादा लगता है, तो उसके लिए विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन की बात अगर हम करें, दूसरी जगह में चला, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में जैसे 139 जो है कुएं का गहरीकरण किया गया, जिसमें किसान को पानी अवेलेबल हुआ और इम्प्रूव्ड वैरायटी
यूज किया जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन निकल लिया। दूसरा, कुछ हमारे क्लस्टर में विलेज में जैसे बरेठा है, वहाँ पे 16-17 किसान ऐसे थे कि उनके पास वहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, तो 4 ग्रुप वेल न्यू हम लोगों ने बनाए हैं। और दूसरा, कम पानी है तो कैसे उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये एक्टिविटी हम लोगों ने किया। फिर इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट गांव लेवल पे जो है हम लोगों की VCMC और कस्टम हायरिंग सेंटर CSC वहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, और जो इसके मेंबर हैं चैंपियन और सुपर चैंपियन और हमारे CRP, ये लाइन डिपार्टमेंट से संपर्क करके जो भी इम्प्रूव सीड है, जैसे खरीफ हुआ या रबी हुआ, वो सीधा डिपार्टमेंट से सीड ले सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ले लिए। हाँ, अब बात आती है एग्रो एडवाइजरी की। अगर क्लाइमेट चेंज तो ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन किसान का दिमाग उस पर नहीं जाता है कि वातावरण की वजह से, मौसम की वजह से उसके फसल पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने गांव लेवल पे, जैसा कि पहले ही मैं बताया था कि साउंड सिस्टम 25 कमेटी हमारी थी, 25 कमेटी में हम लोग गांव लेवल पे उसको लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम वहाँ एडजस्ट कर दिए थे कि जो भी मैसेज आता था वो गांव के आम किसान भी उस चीज को सुन सकता था। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें, जैसे किसी किसान की को जो है सोविंग करना है, और इसमें 72 घंटा के पहले तक का जो है 72 घंटे तक वो पूरा ब्रॉडकास्ट में आ जाता था। अगर सोविंग करना है, आगे बारिश होने वाली है, तो वो रुक सकता है। अगर उसको हार्वेस्टिंग करना है, मैसेज अगर आ गया कि आगे के समय में 72 घंटा के अंदर बारिश होने की संभावना है, तो या तो उस फसल को काट के वो छाये में रख सकता है, या तो वो हार्वेस्टिंग नहीं करेगा। तो इस वजह से दूसरी चीजें, कौन सा रोग आ रहा है, उसका मैनेजमेंट की कौन सी दवाई है, सुटेबल सोविंग टाइम क्या है हर फसल का, और एनिमल रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं, जानकारियां हैं, वो बराबर उस पर आती रहती थी। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को सुन के किसानों ने किया क्या, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर जो फीडिंग है कि हर जानवरों को, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उसको रेगुलर साल्ट देना चाहिए। दूसरा जो है टी गार्ड, जैसे चना है, या इसमें उन लोगों ने बर्ड परचेज टी गार्ड लगाया। बायो फर्टिलाइजर का उन्होंने इस्तेमाल किया, और बुआई से संबंधित जो मौसम की जानकारी है वो समय से किसानों को मिली और इसका फायदा उठाए हैं। तो इस तरीके से 25 गांव में हम 3178 फार्मर को इसमें हम कवर किए हैं, जो कि एग्रो एडवाइजरी के माध्यम से कि किसान को ये तो अवेयर हो कि भाई क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज है, ये क्यों हो रहा है, तो हमको प्रिकॉशन के तौर पे क्या करना चाहिए। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। हाँ, ले लिए। विजिबल हुआ क्या? हाँ, अब वाटर स्मार्ट में जो है, वाटर स्मार्ट एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में, जैसा कि पहले बताया कि 139 कुआं का जो है डिपनिंग लगभग 4 फीट के आसपास कराया गया था। तो टोटल जो हमारी इरिगेटेड एरिया 347.5 एकड़ ये इंक्रीज किया है, और 6 ग्रुप वेल हम जो है नए बनाए थे, जिसमें से करीब 16 किसानों ने जो है वो इस ग्रुप में आके उसका 3 सीजन तक वो फायदा ले रहे हैं। और यदि हम बिफोर और आफ्टर की बात करें, आप देख रहे हैं कि इसमें इस मोटर में 2 पंप लगा हुआ है। जो भी हम लोग वेल डिपनिंग करवाए थे, तो बरेठा गांव का हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करवाया था कि एक होता है डिस्चार्ज जोन, एक होता है रिचार्ज जोन। तो जो डिस्चार्ज जोन हमारा था, वहां पे हम लोगों ने जो रिचार्ज जोन जो था, उसमें हम लोग फार्म पॉन्ड या वाटर सेट की एक्टिविटी लिए थे, और जो डिस्चार्ज जोन था, उस डिस्चार्ज जोन में कुआं वेल डिपनी वेल कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी के समय में भी वहां पे पानी रहता है। अगर हम बिफोर और आफ्टर की बात करें, तो किसानों को जो है कुआं गहरीकरण से पहले जो है फरवरी तक का ही पानी उनके पास होता था। इसके बाद जो है ये थ्रू आउट ईयर पूरे साल उनको पानी मिल रहा है। और समर क्रॉप किसान नहीं लेते थे, अभी 82 फार्मर जो है समर क्रॉप ले रहे हैं।
अगर 9,000 रुपए पर एकड़ उनकी जो अर्निंग है, तो 82 फार्मर के पास 7,38,000 रुपए ये पर ईयर उनको जो है बेनिफिट्स हो रहा है वेल डीपनिंग से। और जो रबी क्रॉप जो इफेक्ट होती थी डीपनिंग के पहले, निश्चित है कि पानी अगर बढ़ेगा तो उसकी यील्ड भी आगे बढ़ेगी। अगर हम 10 से 20% भी उसकी यील्ड इंक्रीज होती है तो ये भी एक बड़ा अमाउंट है 139 फार्मर के साथ। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। ले लिया हाँ लिया है, दिख रहा है आपको। हाँ, और एफिशिएंट ये जो पानी का कैसे हम जो है इसकी क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है उसके कुआं के पास, अगर 3 फीट है, 4 फीट है, 2 फीट है, 5 फीट है, वो तो लिमिटेड है, लेकिन एरिया को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोगों ने स्प्रिंकलर की तरफ, ड्रिप की तरफ गए हैं। तो स्प्रिंकलर जो हम VCMC कमेटी को स्प्रिंकलर भी दिए हैं। अगर देखा जाए तो 45% एडिशनल लैंड ये जो है कवर करता है इरिगेशन के लिए। दूसरा जो लेबर कास्ट है वो बचती है, और पानी का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे खेत में, चाहे वो अनटोलेटेड हो, ऊंचा नीचा हो, तो वहाँ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये करता है। तो स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से भी हम सिंचाई जल की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट। ले लिया। हाँ ले लिया, दिखेंगे आपको। हाँ दिख रहा है। क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसान उस चीज को करे, देखे, जो फार्मर लर्निंग की बात हो रही थी। तो हम लोगों ने जो है मेजर जो यहाँ की 4 क्रॉप थी, पैडी, व्हीट, ग्राम, सोयाबीन और अरहर, जो हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस था, POP, इम्प्रूव्ड सीड, इम्प्रूव्ड सीड ट्रीटमेंट, लाइन सोइंग, SRI पैडी में, रिकमेंडेड सीड रेट और INM। इसके माध्यम से अभी आप देखेंगे कि 0.5 एकड़ एरिया का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट था। ये हर गांव में हम 15 करते थे, एक सुपर चैंपियन और 14 चैंपियन। तो जो हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस था, पैडी के अगर हम एग्जांपल लें तो SRI में हमारा 1.5 kg हाफ एकड़ में लग रहा था, जिसकी यील्ड आ रही थी 5.09 कुंटल। अब वही अगर फार्मर यूज करता है तो 4 kg सीड लगाता है हाफ एकड़ में, और 3.73 कुंटल उसको यील्ड आती है। इसी तरीके से हर क्रॉप में अगर हम सोयाबीन की बात करें तो 24% हमको इसमें जो है यील्ड इंक्रीज हुआ है। पैडी में बात करें तो 35%, व्हीट में 35%, और ग्राम में जो है 27% जो है यील्ड इंक्रीज हुआ है, जो ट्रेडिशनल की अपेक्षा। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही है हमारे, दिख रही है आपको? आ रही है। हाँ। आई अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, जो इम्पैक्ट की बात करें, जो क्लाइमेट रेसिलेंट वैरायटी व्हीट के लिए थी, MP 3336, जो कि ये जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज की वैरायटी है, इसको आप देखेंगे, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पानी, कम पानी में और कम समय में, 118 से 120 दिन की ये वैरायटी है। 2 पानी में जो है इसकी यील्ड आई है 35.63। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पत्थर पड़े थे, हेलस्टॉर्म जो पड़ा था, ये आप देखें, ये एक ही किसान के दोनों फील्ड है। ये बांसपुर की सुपर चैंपियन फार्मर है शिवकली, ये ये 322 वैरायटी है। इनका नीचे का जो फोटो है ये देखिए, पत्थर पड़ने से ये पूरी तरह से गिर गई है। ये ऊपर की जो वैरायटी 3336 है, ये टोटली खड़ी हुई है। और जो ये इसके बाली से जो स्प्राउटिंग हुई है दाने की, ये 322 की ये है। तो टोटल अगर हम बात करें तो करीब 20% जो है प्लांट इसका डैमेज हुआ है, और 5% ग्रेन इसका डैमेज हुआ था 322 का। और जबकि मिनिमम 4 से 5 पानी का ये वैरायटी थी व्हीट की ट्रेडिशनल। और अगर हम बात करें MP 3336 की, तो ये 2 पानी में ये वैरायटी आई है, और 110 से 118 दिन की ये वैरायटी है। इसकी जो हाइट है 75 सेंटीमीटर।
और एवरेज यील्ड इसकी 35.63 कुंटल पर हेक्टेयर है और मैक्सिमम 45 कुंटल पर हेक्टेयर गई है। ये जो 45 गई है ये 3 पानी इसको दिया गया है और जो 35.63 कुंटल आई है ये 2 पानी में सक्सेसफुल ये वैरायटी निकली है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो पत्थर पड़े हैं, ओले पड़े हैं, उस ओले का इस क्रॉप के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं है, 1-2% अगर असर है, लेकिन क्रॉप को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये सक्सेस वैरायटी है। सर नेक्स्ट। और दूसरी चीज, ये जो MP 3336 था, जब ये उस पाले में या हेल्थ स्ट्रॉम में जो है सक्सेस निकली है, तो जो सुपर चैंपियन फार्मर है लगभग 4.5-5 कुंटल सीड तो इसने उस गांव के और अगल बगल के किसानों को सेल किया है सीड के लिए। अगर मंडी का रेट हम देखें तो 18 रुपये 18.5 रुपये पर कुंटल है, इसको उसने 26-27 रुपये पर कुंटल में सीड पर्पज से दिया है। अगर हम वेल डिपनिंग की इम्पैक्ट की बात करें तो वेल डिपनिंग से पहले पानी की जो उसकी अवेलेबिलिटी थी मार्च अप्रैल तक ही रहती थी। आफ्टर इंटरवेंशन जो है ये पूरे साल भर उसको पानी उपलब्ध हुआ है। दूसरी चीज, ये सिर्फ 2 फसल ले पाता था और इंटरवेंशन के बाद जो है ये थ्रू आउट पूरे साल समर में इसने जो है 0.5 एकड़ में जो है टोमेटो का क्रॉप लिया था। और थीमेटिक ट्रेनिंग भी, ये चूंकि सुपर चैंपियन फार्मर है तो थीमेटिक ट्रेनिंग में भी ये रहते थे, तो इन्होंने बायो पेस्टिसाइड का यूज किया है। लगभग 1650 रुपए इन्होंने जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते थे उसको सेव किया है, बचाया है। अगर हम देखें तो इनका जो रेवेन्यू, जो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 32,000 रुपए इनको प्रॉफिट हुआ है और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 11,000 रुपए, नेट प्रॉफिट इनको 21,000 रुपए की समर सीजन में हुआ है आफ्टर वेल डिपनिंग। नेक्स्ट। हाँ ले लिया हूँ, नेक्स्ट ले लिया हूँ। हाँ विजिबल हुआ क्या? हाँ, अब लाइव स्टॉक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट, सेकंड ये पेरिनियल चारा, ये बाइफ ने ही BNAS 10 ये हाइब्रिड नेपियर बनाया है, अजोला का मदर यूनिट और ये क्लाइमेट रेजिलेंट हाउस। अगर हम पर एनिमल की बात हम करें जो मिल्किंग में है तो 14 लीटर पर डे का उसका दूध है। अगर ग्रास इनकम अगर हम पर डे की बात करें 28 रुपए पर लीटर के हिसाब से तो 392 रुपए का उसको पर डे मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। मंथली ग्रास इनकम जो, हाँ शिशपाल आना जरा, डिस्कनेक्ट हो गया स्क्रीन से। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो, कंटिन्यू करो। आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए, चाहे तो साइड में आप स्लाइड खोल लीजिए। लेकिन यहाँ स्लाइड नहीं दिख रही है। आप अगेन शेयर करिए स्लाइड, आप फिर से शेयर करिए। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन दिख रही है क्या बाकी सब लोगों को? अभिजीत जी आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? अभिषेक जी अभी नहीं दिख रही है। हेलो। हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है, आप रीशेयर कर लीजिए। हाँ प्रोसेस हो रहा है आपका। गया ठीक है, पता नहीं सब 10-12 इस स्क्रीन को मिनिमाइज करिए। आप ऑलरेडी जूम में लॉगिन किए हुए हैं तो EXE फाइल, जो आपका EXE फाइल खुला हुआ है जिसमें आप जूम लॉगिन किए हुए हैं, उसके बॉटम में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा। तो प्लीज मिनिमाइज दिस स्क्रीन एंड गो थ्रू दैट ऑप्शन।
नहीं, थोड़ा मुझे फिर से रिपीट कीजिए, क्या करना है? आप ना शेयर जो किया हुआ है उस शेयर को स्टॉप कर दीजिए। वहां पे ओके, रिज्यूम और स्टॉप का ऑप्शन दिया होगा शेयर ऑप्शन में। स्टॉप तो हाँ, आप एरो जो होगा, आप एरो में वहां पे स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी चालू कर रहा हूँ, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, फिर अगेन शेयर दैट स्क्रीन मीन आपका जो प्रेजेंटेशन है, अगेन शेयर ऑप्शन में जाइए आप। हाँ, गया गया हूँ अभी। स्क्रीन भी ओपन किया हूँ मैं, अभी प्रेजेंटेशन ओपन किया हूँ। दिख रहा है हाँ, क्या अभी? फिर नहीं, आप उसको सिलेक्ट करें। हाँ, आप दिख गया आपका स्क्रीन। ठीक है, दिख रहा है सर? दिख रहा है, दिख रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। हाँ, इसको स्लाइड मोड में कर दीजिए। हाँ स्लाइड मोड में तो किया है। हाँ, अभी हो गया आपका। तो जैसा कि चर्चा चल रही थी कि यदि एक काफ से इम्प्रूव्ड ग्रीड अगर है तो एक काफ से फार्मर को जो है पर फैमिली नेट इनकम उसको ग्रास इनकम हो रही है 11,760 रुपए और नेट इनकम पर मंथ हो रही है 7,460। अगर हम 40% लाइव स्टॉक या डेयरी के केस की बात अगर करें तो लगभग 50 से 55% उसको इनकम होता है, लेकिन मैंने सेफ साइड 40% रखा है तो भी 4,704 रुपए उस फार्मर को, उस फैमिली को इनकम हो रही है एक ब्रीड से, इम्प्रूव ब्रीड से। बक इंडक्शन हम लोगों ने 10 फार्मर को दिए थे तो 65 फार्मर को ये बक ने सर्विस दिया था। लगभग हमारे पास जो है ये किट्स हैं। 4,500 रुपए अगर पर बक की बात हम करें तो 9,45,000 रुपए का ये बक्स होता है और एवरेज पर फैमिली की बात हम करें तो 14,538 रुपए उसको पर ईयर। जो मार्जिनल लैंडलेस फार्मर हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर इसको हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर जोड़ें, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, मौसम में परिवर्तन हो ही रहा है, क्रॉप का ले ही नहीं सकते, तो जो उनकी ब्रीड एनिमल है, जो ब्रीड है, ये अगर इम्प्रूव होगा तो निश्चित है कि उनका जीवन बेहतर होगा। इसके लिए हम लोगों ने सिरोही नस्ल के बक यहाँ पे प्रोवाइड करवाए थे। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट। हाँ दिख रही है। हाँ नेक्स्ट लिया है हमने, दिखा है आपको स्क्रीन? हाँ दीक्षित जी, दिख रहा है क्या सेकंड स्क्रीन? अगर हम प्रोग्राम रिस्क की बात करें 3 ब्लॉक में, आप देखेंगे कि ये महिलाओं के साथ हमारा जो वर्कशॉप था सुपर चैंपियन है। दूसरा इरेसा बायोगैस, बायोगैस के माध्यम से जो एक तो जंगल की कटाई की कमी है, नहीं हो रही है, दूसरे उसको बाहर से खर्चा नहीं करना पड़ रहा है गैस के लिए, उसके पास रॉ मटेरियल काऊ डंग घर पे ही है, और जो इसकी स्लरी है उस स्लरी को जो है डायरेक्ट वो खेत में यूज करती है। ये करीब 2 क्यूबिक मीटर का है। अगर 6 या 7 का परिवार है तो पूरे साल जो है वो उसको गैस की पूर्ति वो कर देता है। दूसरा ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग केवीके के माध्यम से, और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हमारे फील्ड में आते थे और उनके माध्यम से मीटिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कराया गया था। और ये जो हमने बोला था कि डिस्चार्ज जोन में जो वेल कंस्ट्रक्शन हुए हैं, तो ये पानी वहां पर्याप्त मिला है कि पूरे साल जो है पर्याप्त पानी है उस कुएं में। और सोलर पंप हम लोगों ने लगाए हैं। सोलर पंप से सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज नहीं देना पड़ता है, और अगर हम बिजली बनाते हैं तो उसमें कोयला लगता है जो कि CO2 कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा कारण है, जो कि ग्रीन हाउस उसको जो है बढ़ने में। तीसरा ये सोयाबीन RBS 2001/4 ये वैरायटी है। अगर रेनफॉल आपके यहाँ अच्छी होती है तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है। इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये पैडी SRI, और यदि कवरेज हम देखें टेक्नोलॉजी सर्विस जो हम इन लोगों के साथ है, तो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर में 375 तो हमारे फार्मर थे ही,
जो चैंपियन और सुपर चैंपियन प्लस ऐसे जो जिसका आउटकम अच्छा आया है जिस एक्टिविटी का, तो 1325 किसानों ने उस एक्टिविटी को अपनाया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका फॉडर है, BNS10, INM है, इम्प्रूव्ड वैरायटी है, सीड ट्रीटमेंट है, या लाइन स्पेसिंग है, रिज एंड फरो है, ये सारी चीजें जो हैं ये 1325 फार्मर ने उसको अपनाया है। लाइव स्टॉक, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, वाटर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एग्रो एडवाइजरी, क्रॉप इंश्योरेंस, कस्टम हायरिंग सेंटर और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टोटल ये जो है हमारे हाउस होल्ड हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बेनिफिट लिए। नेक्स्ट, मेरे इससे जोड़ो ना। नेक्स्ट ले लिया है, अभी आ जाएंगे 2 मिनट। कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसा कि सस्टेनेबिलिटी की जो बात अभी सर कर रहे थे, तो ठीक है, कोई भी किसी भी एरिया में प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल 5 साल के लिए रहता है, उसके बाद क्या होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गांव में एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाए, इंस्टीट्यूशन बॉडी बनाई जाए, जो कि वो तो गांव में उसको हमेशा रहना है। और दूसरी चीज, उसके पास कुछ ऐसा जरिया होना चाहिए, कुछ ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो रेंट बेसिस पे वो लोगों को दे सके और किराया उनके यहाँ अर्निंग होती रहे। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो इक्विपमेंट है, हर किसान हर इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता। अगर गांव लेवल पे इक्विपमेंट एक जगह है तो कोई भी किसान किराए से उसको लेके यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो वुमेन ड्रेजरी की बात होती है, उसमें भी कमी आई है। अब कस्टम हायरिंग सेंटर में हमारे पास सोलर पंप है, पैडी कटर है, स्प्रे पंप है, और ग्रेडर है, और गुटर पंप है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वेविंग मशीन है, और स्प्रिंकलर सेट है, कोनोवीडर है, सीड ट्रीटमेंट ड्रम है, और मल्टीपर्पज फार्म टूल्स है। ये चीजें इनको दिया गया है। अब कस्टम हायरिंग काम कैसे करती है, ये कस्टम हायरिंग में 12 से लेकर 16 जो है इसके मेंबर होते हैं, और एक ही कमेटी में हमने 3 सब कमेटी बना दिए हैं। एक कमेटी क्या करती है कि कोई भी, अब जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, अगर उसमें कोई खराबी आ गई है या टूट फूट हो गया है तो वो मेंटेनेंस का काम करती है। दूसरी जो सब कमेटी है, इसमें 3-3, 4-4 मेंबर रहते हैं, जो कि पैसे का रेंट का कलेक्शन, उसको देना, रसीद फाड़ना, कलेक्शन लाना, ये उनका काम होता है। और रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग के लिए जो है, इस तरह से हम एक कस्टम हायरिंग सेंटर में 3 हम सब कमेटी बना रखे हैं कि तीनों अलग अलग काम करें अपना, तीनों को अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज जो है, अभी ये जो हमारी 5 कस्टम हायरिंग समिति रन कर रही है, 2-2.25 साल हुए हैं, 45,321 रुपए इनके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। अभी स्मॉल ये पैडी कटर या व्हीट कटर की हम बात करें तो 1 एकड़ काटने में जो है लगभग 5 से 6 लेबर लगती है, और इस एक व्हीट कटर से, पैडी कटर से करीब 4 घंटे के अंदर 1 एकड़ में कटिंग हो जाती है। तो यह फार्मर के लिए भी आसान है, पीठ पे टांग के उसको आसानी से मूवमेंट कर सकता है, कोई वजन नहीं है उसका। दूसरी चीज यह है कि लेबर कास्ट फार्मर की वो कास्ट बचती है। जैसे कोनोवीडर है, कोनोवीडर का अगर पैडी में सराई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल है, इसमें हल्का सा ब्लेड होता है, ये एक तो वीड को काट देता है और उसमें वो सड़ के खाद बन जाता है। दूसरी चीज, ये पैडी के रूट को भी थोड़ा सा कटिंग करता है जिससे कि प्लांट ग्रोथ कम हो, टिलरिंग ज्यादा हो। और स्प्रिंकलर से मंथली जो है, या जो 10 दिन के लिए ले जा रहा है, 2 दिन के लिए ले जा रहा है, तो पर डे के हिसाब से इनका रेंट सिस्टम है, उस हिसाब से पैसा कलेक्शन होता है। टेक्नोलॉजी एडाप्शन की बात हम करें तो एसआरआई जो है टेक्नोलॉजी, फार्मर ने उसको एडाप्ट किया है, आगे भी लेके जा रहे हैं। दूसरी लाइन सोविंग, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन, और इनपुट कास्ट जो है सीड है। अभी हम सीड की बात अगर हम करें तो फार्मर के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत आसान भी है। किसान का जो उत्पादन होता है, किसान क्या करता है, चूंकि उसको पैसे की जरूरत होती है, वो सीधा मंडी में ले जाके सेल कर देता है। जब दूसरा सीजन आता है तब वो किसान फिर से 1.5 गुना 1.25 गुना पैसा लगा के वो सीड को ले आता है। तो अभी हम लोगों ने बिल्डिंग के माध्यम से हम लोगों ने उनको अवेयर किया है कि भाई जो आप सीड बो रहे हैं, एक बार यदि आप
फाउंडेशन सीड हो या सर्टिफाइड सीड हो, उसको 3 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपको बोने के लिए कितना सीड की आवश्यकता है, ये आप प्लानिंग करिए। अपने सीड को अपने घर में ही रखिए, या उस गांव के जो किसान हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यील्ड अच्छी है, या उसके और सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, जैसे क्लाइमेट रेसिलिएंट अगर है, आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से, अगर वो मार्केट से लेता है तो 35 रुपए पर केजी उसको सीड पड़ता है। यदि हमारी VCMC कमेटी से लेता है तो उसको जो है 25 से 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बड़े आराम से वो दे सकता है। मंडी में यदि वो सेल करता है तो फिर वो 18 साढ़े 18 रुपए। तो इसमें खरीदने वाले को भी प्रॉफिट है, बेचने वाले को भी प्रॉफिट है। तीसरा, सीड ट्रीटमेंट। आप जानते ही होंगे कि अगर हम सीड ट्रीटमेंट करके ना बोएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे सीड में डैम्पिंग अप होता है, या बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, उसकी वजह से जर्मिनेशन के समय ही डैमेज होता है, तो उस चीज से बचाया जा सकता है। चौथा चीज है इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स, जैसे स्प्रिंकलर है, बोरी बंधान है, फार्म पॉन्ड है। इसके माध्यम से लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ब्रीड इंप्रूवमेंट हो गया, या फाडर हो गया, समय से वैक्सीनेशन हो गया, या क्लाइमेट रेसिलिएंट हाउस हो गया, या उसको फाडर कितना देना चाहिए, और उसको जो है फीड कितना देना चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी। और दूसरी चीज जो है क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटी, जैसे व्हीट के लिए हम तो कर सकते हैं कि यदि कम पानी है, ड्राट है, तो MP 3336 आप यूज करिए, और चने की विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी को यूज करिए, जैसे GJ 14 है, 18 है, 16 है। और सोयाबीन, अगर वहाँ बारिश 900 या 1000 मिलीमीटर अगर है, तो वहाँ पे RBS जो है, सोयाबीन की बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसमें नीचे फोटोग्राफ्स है, आप देखेंगे लगभग 70-75 उसमें पॉड है। सर आगे। दीक्षित जी स्क्रीन ली है, दिख रही है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, रेप्लिकेबिलिटी की बात करते हैं, कि ये सस्टेन भी हो और आगे की ये एक्टिविटी आगे चलती रहे, फार्मर इससे लाभ लेता रहे, तो उसके लिए हम लोगों ने गांव लेवल पे जो है VCMC विलेज क्लाइमेट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। और दूसरा, सर्विस प्रोविजन सेंटर के रूप में कस्टम हायरिंग सेंटर गाँव में है। और तीसरी चीजें जो हैं, ये VC, चूंकि हमारे पास एक FPO हो गया है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, तो जो VCMC हमारी कमेटी है उसको हम लिंकेज डायरेक्ट FPO से कर सकते हैं, जैसे इम्प्रूव सीड के बारे में, या वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, या अगर वो जैविक प्रोडक्शन कर रही है तो वो FPO के माध्यम से वो उनका इनकम हो सकता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो इस बैतूल जिले के तीनों ब्लॉक में करीब हमारे पास 10 CRP हैं और 25 सुपर चैंपियन फार्मर हमारे पास हैं। तो इनके माध्यम से भी वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज, इम्प्रूव वैरायटी, या जो भी हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट में पैकेज है या फाडर है, इस चीज को हम आगे ले जा सकते हैं। सर नेक्स्ट, लर्निंग। अब चूंकि ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था और जैसा कि ये बर्निंग इशू भी था, तो हम लोगों ने क्या मतलब इस प्रोजेक्ट से, क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट से हम लोगों ने क्या सीखा। एक तो मेन चीज है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम को जो है इस क्लाइमेट चेंज में कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जो कि क्लाइमेट काफी परिवर्तनशील है। तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएशन का जो काम हुआ है वो एक काफी अच्छा रहा है, चाहे वो एग्रो एडवाइजरी के माध्यम से हो, या ट्रेनिंग के माध्यम से हो, या SMS के माध्यम से हो, मोबाइल सर्विस के माध्यम से। दूसरा जो है पार्टिसिपेटरी अप्रोच और वुमेन सेंट्रिक। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ट्राइबल एरिया में महिलाओं का एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में बहुत अच्छा रोल होता है, वो उसमें इन्वॉल्व ज्यादा रहती हैं। और ये पार्टिसिपेटरी में हम जो भी करते थे तो उसमें फार्मर का हम साथ लेते थे और उनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें होता था। तो इस वजह से जो है ये हम इसके साथ आगे गए हैं। और इम्पोर्टेंस एंड यूज, जो हमने
क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटी है उसका महत्व तो क्या है, उसका उपयोग कैसे करना है, कब करना है, और टेक्नोलॉजी, बेटर फार्म प्रोडक्शन। अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो ये तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटी हो, और उसका यूज करने का तरीका है, ये हमको मिला है। बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड। ये बायो पेस्टिसाइड जो है इस बैतूल में, इसमें हमको बहुत सफलता मिली है। अगर हम आपसे कह सकते हैं कि 375 जो टोटल हमारे चैंपियन और सुपर चैंपियन फार्मर हैं, इसमें 375 में से करीब 150 से लेकर 200 महिला बायो पेस्टिसाइड का बराबर वो बना भी रही है और अपने खेत पे इस्तेमाल कर रही हैं। और 2 ग्रुप तो इसकी सेलिंग भी कर रहे हैं, जैसे निमास्त्र है, 10 पंडी है, जीवामृत है। और रिड्यूस द कार्बन इमिशन, अगर हम इसकी बात करें तो हम दावे के साथ कर सकते हैं कि जैसे मिनिमम टीलेज की बात आ रही है, या हम सोलर पंप लगाए हैं, या लैंड लेवलिंग की बात हम कर रहे हैं, और जो नाइट्रोजन INM की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित है कि कार्बन इमिशन जो है ये कम हुआ है, और सस्टेन फार्म प्रोडक्शन एंड इनकम। तो अगर ये सारी चीजों को हम लेके चलते हैं तो निश्चित है कि हमारा फार्म प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। ये यूएसएड और बिसा के लोग, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये हमारे एक सुपर चैंपियन फार्मर के यहाँ का है। हर सुपर चैंपियन फार्मर के यहाँ हम 4 से 5 एक्टिविटी करते थे, जैसे क्रॉप डेमो हो गया, इरेसा हो गया, क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटी हो गई, ब्रीड इंप्रूवमेंट हो गया। तो जो उसकी सक्सेस और अच्छी एक्टिविटी, वेजिटेबल हो गया, तो वो CSA में जाती थी। और दूसरा, वेजिटेबल कल्टीवेशन के माध्यम से किसान जो है अपनी आय को बेहतर कर सकते हैं। और ये जो सोयाबीन की वैरायटी है RVS 2001/4 है ये वैरायटी। आप इसमें देखेंगे 75 से 80 इसमें पार्ट लगे हुए हैं। और जो टेक्नोलॉजी की बात थी, लाइन स्पेसिंग, ये तुअर की फसल है। जनरली किसान क्या करता है, या तो वो ब्रॉडकास्ट करके बोएगा, या सीड रेट इतना ज्यादा डाल देगा, या लाइन स्पेसिंग वो मेंटेन नहीं करता है। ये 45 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन है, और जो है 35 सेंटीमीटर हम लोगों ने जो है प्लांट टू प्लांट रखे हैं। और ये क्रॉप है, और फार्मर्स फील्ड है। हम ये क्रॉप डेमो पे महिलाओं के साथ जो है हम फार्मर्स फील्ड डे ट्रेनिंग करते थे। थैंक यू। फिर चला गया। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ सर, हाँ। थैंक यू। और कंसिस्टेंटली हमारा प्रेजेंस भी रहा, तो उससे समझ में आ रहा है कि एवरीबॉडी वाज लिसनिंग। और ओके। तो अभी हमारे पास समय ज्यादा तो नहीं बचा है, आधा घंटा ही मैक्सिमम हमारे पास, आधा घंटा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चंस ले पाएंगे या कोई क्लैरिफिकेशन है तो। जो भी हमारे ऑडियंसेस में से जो भी लोग इस पे अगर कोई विचार है या कोई अलग एक्सपीरियंस है या कोई सवाल है, तो दिस इज द टाइम टू पुट इट। साथ ही मैंने एक फीडबैक फॉर्म भी चैट में डाला है, प्लीज देख लीजिए वो एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं, और उसको यूज करके आप अपना फीडबैक फॉर दिस वेबिनार सीरीज एंड आज का जो वेबिनार था उस पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो किसी के कोई सवाल है? फिलहाल मेरा एक आपसे ही एक मैसेज जैसा मैं लेना चाहूंगा, भगत जी, संतोष जी, आप दोनों से ही। हाँ जी सर, बोलिए। आपका जो प्रोजेक्ट था तो बहुत डाइवर्स थी,
और जी। काफी जैसा आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप गए थे, तो वो वैसा दिख भी रहा है कि आप हर तरीके से उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर से लेके बायो फर्टिलाइजर्स और ड्रिप इरिगेशन और इंस्टीट्यूशन, आप हर चीज में आपने अपना एंगेजमेंट रखा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा, इसमें कोई 2 चीजें हैं जो आप कॉन्क्रीटली लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि यस दिस वर्क्स, और ये बाकी लोग भी ट्राई करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उसमें? हाँ सर, उसमें सही आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी दो चीज को अगर लेकर जाना है तो स्पेसिफिकली हम लोग अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें बहुत मेजर इफेक्ट करती है, जिसके ऊपर हमने अगर उस चीज को अगर एनकाउंटर करके वहां पे उस तरीके के सॉल्यूशंस लेकर अगर लोगों के पास में पहुंच गए तो उसका जो इफेक्ट हो तो लगभग आप समझ लीजिए कि 20 to 25% यील्ड में एनहांस होना ही होना है। तो उसमें मेजर चीज एक है कि एक तो जो भी क्रॉप का हम लोग वेराइटीज का जो सिलेक्शन करते हैं, वेराइटल सिलेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें वो चीज होती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेराइटीज है जो विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी हो सकती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी हो सकती है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी हो सकती है। तो उस स्पेसिफिक एरिया में क्या चीजें बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड में लोगों के क्रॉप में इफेक्ट कर रही है, उसको अगर आपसे अगर निकल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसके रिलेटेड अगर वेराइटी को आप प्रमोट करते हैं तो वो मेजरली वहां पे उसमें मैं चाहूंगा कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप उसको ले सकते हैं कि वेराइटल सिलेक्शंस। और दूसरी चीज कि दूसरा जो आपने 2 चीजों में पूछा था कि दूसरा एक चीज है कि जो संतोष जी ने बताया कि बायो फर्टिलाइजर का यूज, तो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है, उसके ऊपर बहुत सारी एजेंसीज और बड़े बड़े कारपोरेट्स अभी काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उस टेक्नोलॉजी में कि हम लोगों को पता ही नहीं है। सब लोगों को पता है कि अज़ेटोबैक्टर हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया। तो ऑलरेडी जमीन में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि सही में वहां पे नाइट्रोजन का ये है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर हम लोग डालते हैं तो ऑलरेडी एनवायरमेंट से वो नाइट्रोजन को लेकर प्लांट्स को अवेलेबल करके दे सकता है। फॉस्फेट ऑलरेडी जमीन में होता है लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो अवेलेबल फॉर्म में करने के लिए वहां पे ऑलरेडी हम लोग बैक्टीरिया को अगर प्रमोट करते हैं तो फॉस्फेट की भी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अगर एक गांव में अगर 150 फैमिलीज का अगर कोई गांव है और वहां पे अगर 250 से 300 एकड़ की अगर लैंड देखा जाए तो एक गांव से लगभग 25 लाख रुपए हर साल में, हर सीजन में सिर्फ फर्टिलाइजर के ऊपर खर्चा होता है। तो अगर ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मतलब ये जो है बहुत बड़ा मतलब अमाउंट दिख रहा है। अगर हम लोग 10 गांव के भी बारे में सोचेंगे तो लगभग करोड़ों में अमाउंट चला जाएगा। तो सिंपली हमारे एक इंटरवेंशन से ट्रेमेंडस चेंजेस आ सकता है और वो इंटरवेंशन बस वही है कि अगर हम लोगों को ये अवेयर करें कि यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर का अगर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो केमिकल फर्टिलाइजर की का ऊपर जो खर्चा है वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। बाय एंड बाय वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो उससे भी उनको क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो जाएंगी और साइमल्टेनियसली केमिकल फर्टिलाइजर में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो 2 चीजें सर मेजर है कि जो इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट दे सकती है, जो लोगों को तुरंत आपके ऊपर डाइवर्ट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक तो है कि आप वेराइटी सिलेक्शन प्रॉपरली कीजिए, वेराइटी सिलेक्शन का प्रॉपरली होना चाहिए, और दूसरी चीज की यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये 2 चीजें हैं सर। ओके, थैंक यू। तो मैं भी यही समझा आपकी बात से कि अगर और आपने अपने शाहपुर एरिया और चिचोली एरिया में आपने वीट को लेके ऐसा वैरायटी स्टैब्लिश कर दिया है जिसको आप कहते हैं कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ऐसा आपके प्रेजेंटेशन से भी मैं समझा। बिल्कुल बिल्कुल प्रूवन है। तो अब और इस तरीके का एफर्ट बाकी पार्टनर्स भी मतलब करते तो हैं ही, सब अपने यहाँ का स्पेसिफिक एक वैरायटी चूज करते ही हैं, पर आपके अनुभव से लग रहा है कि ये काफी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकता है चीजों को स्टेबलाइज करने में और प्रिडिक्टेबल बनाने में इन द लाइट ऑफ क्लाइमेटिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कोई हमारे ऑडियंसेस में से अगर सवाल आना है तो आई एम स्टिल वेटिंग। तो मैं तापस बोल रहा हूँ। हाँ। तो मैंने
प्रेजेंटेशन आप लोग का बायोफ का जो दिया मेरे ख्याल से एक अच्छा एक मॉडल है। तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, वो लोग के बस अनुभव भी बताया। तो मैं अच्छा इसको एक देख रहा, अच्छा पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ। जो बायोफ जो शुरू किया वीमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। हम लोग जानते हैं जो एग्रीकल्चर का लाइफ साइकिल देखेगा तो प्री सोइंग, सोइंग, वेजिटेटिव हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये लाइफ साइकिल का अंदर में आप देखेगा तो आपको 90% काम करता है एग्रीकल्चर वुमेन, बाकी 1% जो प्लाव का जो काम करते हैं पुरुष। दुर्भाग्यवशत हम लोग वुमेन को फार्मर हिसाब से अभी तो इंडिया में मान्यता नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा फोकस करेगा तो अच्छा क्यों है। ये बोल रहा हूँ वुमेन सेंटरिंग है, वुमेन एग्रीकल्चर लाइफ का 99% वुमेन का भागीदारी है, लेकिन कोई पूछेगा तो फार्मर को ना पुरुष का नाम आता है। तो एक जेंडर का एक आ सकता मेरे ख्याल से बायोफ इसके ट्रेस कर रहा है, मेरा बहुत अच्छा लगा। सेकेंड थिंग्स है ये लोग विलेज लेवल में क्लाइमेट रेसिलेंस व क्लाइमेट मैनेजमेंट कमिटी बनाया, जो थ्रू उसके मिटिगेशन भी ये लोग कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोसेस में भी सस्टेनेबल प्रोसेस में जाएगा। वेरी गुड। थर्ड थिंग तो मुझको बहुत अच्छा लगा क्यों है, वीमेन 99% एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, लेकिन उसको डोजरी ज्यादा है, तो डोजरी रिडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, जो मैंने पिक्चर में भी देखा, जो बातचीत भी कर रहा है। मेरे ख्याल से वीमेन का डोजरी थोड़ा कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से मैन भी उसको भागीदारी हो सकता है, तो वो एक अच्छा चीज है। नेक्स्ट मुझे सबसे और एक अच्छी चीज जो लग रहा है, तो एक है उसके साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मॉल रूमिनेंट का भी ये लोग ट्रेस करता है, जो भी अच्छा है, लेकिन हाउस होल्ड लेवल में कितना न्यूट्रिशन का हो रहा है क्यों है, एज पर फैमिली इंडेक्स बाय हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का स्टेटस देखेगा तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु हार ज्यादा है, मातृ मृत्यु हार ज्यादा है, ट्राइबल एरिया में ज्यादा है। इनकेस वो लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर रहा है, हाउस होल्ड लेवल में इनकम बढ़ रहा है, स्मॉल रूमिनेंट कर रहा है, तो न्यूट्रिशन प्रोटीन कैसे जान, लेकिन इसका प्रोजेक्ट का भाग नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा है जो बायोफ उसको देख सकता है, तो न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है। बाकी भी बहुत इसका अंदर में और एक चीज वो लोग दिखा रहे हैं, जैसे सी का भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, लाइन सोइंग भी कर रहा है। उसके थ्रू देखिए लाइन सोइंग एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करके सोलो फोकस प्रैक्टिस तो होता है, प्री सोइंग लेके सोइंग, उसका जर्मिनेशन टेस्ट से लेके उसका सीड सिलेक्शन, फिर क्रॉप पैटर्न, क्रॉप सिलेक्शन, ये सब जो है उसको लोग अच्छा कर रहा है। मेरा ख्याल से एक अच्छा एक रिजल्ट भी दे रहा है, जो दूसरे एरिया में हम लोग उसको रेप्लिकेट भी कर सकता है। जो मेरा ख्याल से जो उसका एक मॉडल जो है, जो हम लोग भी कुछ ट्राइबल एरिया में हमारा WWF का तो जो कॉरिडोर एरिया है, टाइगर जहाँ से हम लोग कॉरिडोर जाते हैं, जो ट्राइबल विलेज है, तो मेरा ख्याल से वो एक अच्छा हम लोग का मॉडल है, जो हम लोग उसको दे भी सकता है। मेरा ख्याल से आपको यहाँ पर जो एक मिसिंग जो मैं देख रहा हूँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, मेरा ख्याल से फार्मर फील्ड बिजनेस स्कूल, मेरा ख्याल से FFBS फार्मर फील्ड स्कूल और फार्मर फील्ड बिजनेस स्कूल जो एक मिसिंग है, मेरे ख्याल से वो मिसिंग नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग क्लाइमेट रेसिलेंट का विलेज लेवल जो कमिटी है उसमें वो आप लोग शायद चर्चा करता है, मैं गेस कर रहा हूँ। तो इनकेस वो फार्मर फील्ड बिजनेस स्कूल का अल्टरनेटिव है तो वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। लास्ट में मेरे एक ही सवाल है, क्लाइमेट स्मेल
एग्रीकल्चर के थ्रू वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं, इनकम तो बढ़ रहा है, पैसा किसके पास अकाउंट में जा रहा है, पुरुष के हाथ में जा रहा है ना महिला के हाथ में जा रहा है, डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है, सीट सिलेक्शन डिसीजन कौन ले रहा है, इक्विपमेंट का खरीद करने का डिसीजन कौन ले रहा है। तो मेरा ख्याल से मॉडल है, आपका प्रोजेक्ट कोई है लेकिन प्रोजेक्ट का अंदर जेंडर भी आप घुसा, इंडिकेटेड अप्रोच भी घुसा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट अप्रोच भी घुसा, उसके बाद लाइवलीहुड का अंदर में आपका स्मॉल रूमिनेंट भी उसका अंदर में है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है, तो अल्टीमेटली आपका यील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनली गरीब रहे ना, गरीब भी मतलब पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है कि पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं हो रहा है, वो हमको एक बार आप लोग एक बार उसको देखिए आपका प्रोजेक्ट साइड में। थैंक यू सो मच आपका, ये मेरा तरफ से मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, तो मैं एक बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बैतूल ऑफिस देख लीजिए सर। ठीक है, आपका दिखाई दे रहा है, बैतूल ऑफिस दिखाई दे रहा है। और तो अभिषेक जी और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? अच्छा संतोष जी, आप लोग की क्रॉप कॉन्टिजेंसी प्लान बनाता है? क्रॉप कॉन्टिजेंसी प्लान? हाँ, ये जो क्रॉप कंटीजेंसी प्लान के अंतर्गत ही था सर। अच्छा गुड। जब बारिश कम हुई, किसानों ने ये बोला कि हमारे पास पानी दिसंबर तक ही है, ओके तो फिर हम लोगों ने सीधा वैरायटी चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ओके, गुड 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 गुड। और सर इसमें क्या किया है कि जो जो वेराइटी लोगों को मतलब जहाँ पे लोगों को फायदा हुआ है उस वेराइटी का, उसके प्रोडक्शन गांव में हमने ये किए, लोगों के थ्रू स्टार्ट किए प्रोडक्शन प्लॉट, और ट्रेडिशनल वे में उसका मतलब ग्रेडेशन करना और फिर उसका बाद के लिए यूज करना, तो वो भी हमने किया है ताकि जो वेराइटीज थी वो इम्प्रूव थी तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों में वो भी मतलब एक सीड के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी चाहिए लोगों की कि नहीं, हम लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो वो भी लोगों को दिखाई दिया है कि लोग वो उसको भी कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे ग्रेडेशन करके लोग उस सीड को लेकर जा रहे हैं। और रिसेंटली अगर अभी देखा जाए तो अभी जो आप बोल रहे थे कि इसमें महिलाओं का कुछ पार्टिसिपेशन है क्या, तो मैं चाहूंगा कि कभी अगर आपका वहां पे आना हुआ तो बिल्कुल आइए, एक बार हम लोग वहां पे एक्सपोजर या जस्ट आपका कभी आना हुआ किसी कारणवश तो हम लोग आपको थोड़ा फील्ड में भी दिखाना चाहेंगे। वहां पे हमने क्या किया है कि ब्लैक वीट को भी प्रमोट किया है, कुछ लेवल पे महिलाओं ने थोड़ा ये किया है, इनिशिएट किया है ब्लैक वीट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो मेडिसिनल वैल्यू होती है, उन्हीं के थ्रू वो सब चीजें आई थी, तो उसके भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट वहां पे लिए हैं। और जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशंस की बात कर रहे हैं तो शरबती गेहूं के ऊपर लगभग 80 एकड़ के ऊपर लोगों ने ऑर्गेनिक कल्टीवेशंस ऑफ शरबती वीट, तो उसका भी मतलब प्लान किया है और ऑलरेडी अभी स्टैंडिंग क्रॉप है वहां पे, तो वो भी हार्वेस्ट हो जाएगा मतलब इस सीजन के बाद में। तो इस तरह से थोड़ा सस्टेनेबिलिटी लेवल पे खुद महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है। वही चीज होती है सर कि आपने सही बोला है कि जेंडर इशू होता है कि बहुत सारा काम महिलाएं करती है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि जेंट्स के नाम पे पूरा मतलब जाता है, तो ये चीजें होती है। लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन किसी प्रोजेक्ट में जितना ज्यादा हम लोग लाएंगे उतना प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग का प्लान था तो क्या और एनजीओ में हम लोग विजिट करेगा मीटिंग करने के लिए, ये लोग मेरे ख्याल से हम लोग का प्लान भी था, हम शुरू भी किया था, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक के कारण से हम किसी में एनजीओ में हम विजिट नहीं किया। मैंने रिसेंटली हार्ट में विजिट किया, शैडोल में, तो मैं विजिट किया था, उसका लैक कल्टीवेशन देखने किया। तो डेफिनेटली मैं बैतूल आप लोग का उधर में देखने जाऊंगा, हमारा टीम के लिए भी जाऊंगा, हमारा एमपीएसडीआई का भी टीम जाने के लिए हम लोग कोशिश करूंगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो ओवर टू अभिषेक। अभिषेक मेरा ख्याल से टाइम है, आप थोड़ा कंक्लूड रिमार्क दे करके इसको एंड करेगा तो अच्छा, किसी का सवाल नहीं रहेगा तो। हाँ, मैं बस करने जा रहा था एक सवाल, लेकिन आया हुआ है प्रमील जी का।
वो कंजर्वेशन टिलेज के बारे में इनका एक्सपीरियंस और थोड़ा सुनना चाह रहे थे। तो संतोष जी या भगत जी, आप में से कोई? हाँ, जैसे कुछ क्रॉप सर ऐसी होती है कि उसको बहुत ज्यादा टीलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक जैसे मेज है, पिजन पी है, किसान क्या करता है कि उसी जमीन को जो है 4 बार 3 बार वो जुताई करता है। तो इसको जो है एक बार के जुताई के बाद भी आप सोविंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट सोविंग करके जुताई आप कर दीजिए तो भी आपका 2 टीलेज बच जाएगा। और ये तो पैसा तो बचेगा ही, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज के कंटेस्ट में अगर हम देखें तो जितनी मिट्टी ओपन कम होगी उतना कार्बन इमिशन कम होगा। हाँ, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा था इसको कम्युनिटी में और गांव में? नहीं, किसानों ने हमारा इसको कैसे लिया? अनुभव बहुत अच्छा रहा, हमारा अनुभव इसका बहुत अच्छा रहा। हालांकि ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाया, 2.5 साल का हम लोगों के पास समय था, करीब 35-40 किसानों ने ही इस चीज को अडॉप्ट किया है। जैसे पिजन पी है, मेज है, चना है, इसके लिए बहुत ज्यादा टीलेज की जरूरत नहीं है। आप इसको एक जुताई पे भी सोविंग कर सकते हैं, लोगों ने किया भी है, और डायरेक्ट सीड आप उस पे सोविंग कर सकते हैं, जिसको जीरो टीलेज कहते हैं। तो जीरो टीलेज पे तो हम लोग नहीं आए, लेकिन मिनिमम टीलेज हम लोगों ने किया है। रमेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि मिनिमम टिलेज अगर लोग समझ गए हैं और अपना रहे हैं लंबे समय तक, अभी तो 2.5 साल का आपका परियोजना अवधि है, तो एक मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो क्लाइमेट चेंज में हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि कैसे हम जो एक्सपोज हम सॉइल को कम करें। तो एक बहुत एक इस पर एक मतलब और ज्यादा जानकारी भी फार्मर के बिहेवियर को लेकर हम लोग संकलित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फार्मर कैसे ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस अपनाते हैं और समझ पाते हैं। एक्चुअली हम लोग बताते, देखो मेरा भी अनुभव ऐसा है कि मैं कई जगहों पर, जब मैं जहाँ फील्ड में काम कर रहा था, लेकिन वो लगातार लोग अपना नहीं पाते, फिर वो ट्रैक्टर से जुताई करवा देते हैं, या फिर वो फार्म कैसे उनका मिनिमम टिलेज को लेकर होगा, एक फसल के बाद दूसरी फसल में हैवी जुताई करा देते हैं। तो पूरी वो समझ किस तरह की है, क्योंकि फिर कंजर्वेशन टिलेज है तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी आगे कन्वर्ट हो सकती है। तो उस तरफ जा रहे हैं या वापस फिर से ज्यादा जुताई की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये कंजर्वेशन टिलेज की तरफ जा रहे हैं, कंजर्वेटिव, क्योंकि जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है फार्मर के साथ है, उनका पार्टिसिपेशन हमारे साथ है। तो ये पक्का है सर कि अगर उनको प्रॉफिट दिखता है, फायदा दिखता है, तो वो उस एक्टिविटी को वो नहीं छोड़ सकता, वो कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे एक तो फिर साथी और हैं चंद्रशेखर, वो भी उधर उस क्षेत्र में, उनका भी काफी अनुभव है। चंद्रशेखर, आप कुछ साझा करेंगे क्या? इससे पहले कि हम क्लोज करें, एक और पर्सपेक्टिव भी उधर का सुन सकते हैं। अभिषेक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभिषेक, इस बार के लिए मैं साझा नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि अगले सेशन में मैं कुछ बातें रखूंगा। जरूर। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से हमारा सेशन भी क्लोजर की तरफ आ रहा है। तो अगर अभी और कोई सवाल नहीं है तो फिर लेट्स ब्रिंग इट टू अ क्लोज। मैंने लिंक चैट में डाल दिया है फीडबैक फॉर्म का। इस वेबिनार को लेके आपका जो भी फीडबैक है वो आप उसमें डाल देंगे तो हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा, और आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए और यूजफुल हम इसको बना पाएंगे। और भगत जी और संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए समय निकाला आपने, इसके लिए आपने जो पहले के दिनों में जो इसके लिए प्रिपरेशन किया, वो सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हमारा आपने आज ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं बंद करता हूँ, अब इसको एंड करता हूँ। ओके, प्लीज सबमिट द फीडबैक फॉर्म।